दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आज वाहिद भाई मेरे साथ हैं इस शो में। शुरू से अक्सर मैं बात की शुरुआत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं वाहिद भाई के साथ में इस बात का पूरा जिक्र करूँ और एक एक बात के मायने समझ में आए। हमारी राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई थी, जब मैं उनसे मुलाकात जब हुई थी, कुछ पत्रकार थे और उसमें जो चर्चा हुई थी वो 2.5 घंटे तक चली थी। और राहुल गांधी से इस चर्चा के दौरान सबसे अहम बातें जो हुई थी, उसमें मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे। ये ऑफ रिकॉर्ड थी, इसमें कोई कैमरा नहीं था वहां पर मौजूद और ना ही इसकी जानकारी को बाहर करने के लिए खास तौर से ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ बाहर जाए। लेकिन आज एक तस्वीर साफ हो गई और इसका जिक्र होना जरूरी है। राहुल गांधी से जो बात हुई थी, पहले मैं वो जिक्र बताती हूँ क्या हुआ था। जब राहुल गांधी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये लोग मेरा व्हाट्सएप भी अगर छोड़ दें तो मैं चुनाव जिता कर दिखा दूं। तो मैंने उनसे कहा था कि आपका व्हाट्सएप यानी कि सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग की गई है आपके व्हाट्सएप पर। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। ये बड़ा अजीब सा जवाब था। इसके बाद ऐसा एक और जवाब आया था। फिर उन्होंने ये कहा कि आई हैव बीन टोल्ड बाय यूएस दैट मोदी इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर। मोदी इज द चॉइस। बेसिकली उन्होंने कहा था, शब्द उनके थे, मोदी इज द राइट चॉइस फॉर दैट। तो उनका कहना ये था राहुल गांधी का कि अमेरिका ने उनको ये इनडायरेक्टली बता दिया है कि मोदी उनकी चॉइस है अभी। और उन्होंने ये बात कहकर जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कहा तो मींस ये तो सब डिसाइड हो गया इसका मतलब। तो आप कुछ करेंगे नहीं। कहते क्या कर सकते हैं। बोडोज, नक्सलाइट, खालिस्तानी सब लोग सारी चीजें डिस्टर्ब एंड एक एलिमेंट की तरह क्रिएट हो जाएंगी और कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है इसमें। तो मैंने कहा तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कहते हैं कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। तो राहुल गांधी से जब ये चर्चा मेरी हो रही थी, उस वक्त में ये सारी बातें मेरे जहन में इस तरह से आई कि इस व्यक्ति को ये मालूम है कि क्या होने जा रहा है चुनाव के बाद। मालूम है और वो हुआ है आज। भाई भाई मैं एक बार इस बात को, क्योंकि आप इसके हर परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं और बताएंगे, मैं तो सिर्फ वो बात सामने रख रही हूँ जो वहां हुई थी। तो उस वक्त जो मेरे जहन में आया वो ये था, मैं ये परसीव करके आई वहां से कि इनको मालूम है कि चुनाव कौन जीत रहा है फाइनली। लेकिन इनको ये भी मालूम था कि वो स्ट्रांग थे उस वक्त और उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल फिनोमिना है, ये ऐसे बदलता है। हम आए थे, हमें जाना ही था, ये आए हैं, इन्हें जाना ही होगा और इनके बाद क्या होगा ये भी राहुल गांधी को पता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था ये देखकर कि बहुत वाइडर मोड में वो चीजों को देख रहे थे, एक अलग ही कैनवास में देख रहे हैं वो सारी चीजें, जिसे कहते हैं बड़ा एंगल लगा करके उन्होंने देख लिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो जो देख रहे हैं और जो घट रहा है और जो उनको पता है उसके सही और नुकसान क्या है। वाहिद भाई अब आपको ओवरव्यू करती हूँ मैं, क्योंकि आप ये बताइए कि राहुल गांधी ये जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और ये धुआंधार जो बैटिंग और बॉलिंग हुई है इस चुनाव में, इन सब के पीछे की कहानी। देखिए विनीता जी, आप जो है ना मेरी भी और अपनी भी दोनों की जान ना खतरे में डाल रही हैं। पहली बात तो ये है, पर दूसरी बात मैं आपको, मेरे साथ चलो मैं तो रहता हूँ खतरों में, पर कम से कम तुम अपनी जान बचाओ। बहुत खतरनाक टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं इशारों वाहिद इशारों भाई में डर इस नहीं देश लगता, को, बहुत बार खतरे पड़ चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पिछले 15 सालों से इशारों में, बिटवीन द लाइन, ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत कुछ इस देश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को मैंने समझाने की कोशिशें की हैं। मेरी बातें उनको चांद सितारों की कहानी, परियों के डोले की कहानी लगती है। एक्चुअली सब बात यह है, सच्चाई ये है कि जो ये जानते हैं ना, वो सपेरों की बातें हैं, दुनिया का उससे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर डिस्कस होती है, हमारे 140 करोड़ लोगों को इरादतन बेवकूफ बनाया जाता है और इसमें सब लोग शामिल होते हैं। वो कोई नहीं चाहता, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, सबके अपने अपने रहनुमा है और सबने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है इनको बेवकूफ तरीन, बेवकूफ इंसान बनाने का और सपेरे और मदारी कहलवाने का। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है इस बात का। बड़ी सीधी सी बात है, एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि जब भी हम एक देश है, एक नेशन है, एज ए नेशन हमारा डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री बदलेगा, मगर सिर्फ प्रधानमंत्री बदलने के बाद बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा। हमारी जिनके साथ में अरबों खरबों रुपए की डिफेंस डील है, उनका आश्वासन का क्या होगा? जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो आपस में शेयरिंग है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दुनिया के साथ व्यापार होते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और हथियार बन रहे होते हैं कि इनकी एक दूसरे को जानकारियां होती है। कोई नया आदमी आएगा और वो अगर उसमें उससे मुतमईन नहीं होंगे,
वो सीधे सीधे उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उनकी अरबों खरबों रुपए की डील के अलावा जियो पॉलिटिक्स में जो घेराबंदी की जाती है, नाकेबंदी की जाती है, कौन देश किसको मारेगा, कौन कहां से किसको बचाएगा, कौन, ये पूरे के पूरे गेम को कोई नया आदमी आएगा और वो आके गद्दी पे बैठ जाएगा, बोलो चलो जी ये प्रधानमंत्री बन गया, अब आगे ये गद्दी संभाल लेगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी हुआ है क्या? पाकिस्तान में हुआ क्या? बांग्लादेश में हुआ? नेपाल में हुआ? कहीं हुआ है क्या? भारत में कभी हुआ कि कोई, एक दौर था जो छोटा सा, जिसमें एक अपवाद कह सकते हैं, जो 2-2 4-4 महीने 6 महीने के देवगौड़ा और ये सब कुछ आए, देश नहीं चल पाया। कुछ जो लोग आए उनको हटना पड़ा, चाहे उनके पास बहुमत था या नहीं था। सिचुएशन से अगर हटे, अपनी डील और कंडीशन से अगर हटे, तो उन्हें जो है मतलब सत्ताओं से हटना पड़ा, वो सरकारें नहीं चल पाई है। सत्ताएं जो है, मनमोहन सिंह, किसको पता था कि दूसरी बार जीत के आने वाले थे? किसी को नहीं लग रहा था। आपको भी नहीं लग रहा होगा कि मनमोहन सिंह दोबारा जीत के आएंगे, मगर वो दोबारा जीत कर आए। 10 साल उन्होंने इस देश पे हुकूमत की। ये अलग एक सिचुएशन पैदा हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 5 साल का हुआ हो, फिर अच्छा काम किया, सारी चीजें सेट हुई तो 10 साल का एक्सटेंशन मिल गया, फिर 10 साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद 15, अब सिचुएशन वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड विनीता जी इस वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर में चल रहा है और विनाश या विकास दोनों के आखिरी पॉइंट पर पहुंच गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर किसी भी घड़ी वार होने वाली है। और ये जो आप हम जिन जेस्चरिंग और पोस्चरिंग की हम बात करते हैं ना, इजराइल को हम कई बार समझा चुके हैं कि इजराइल पे भी एक वार चल रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह, हौतीस और ईरान के राष्ट्रपति की जिस तरीके से डेथ हुई है, ये सारे के सारे वही मामले होते हैं कि अगर आप किसी की मर्जी से काम नहीं करते हैं तो आपकी डेथ हो जाती है, आपका जहाज क्रैश हो जाता है। और वो जहाज सिर्फ जो है ईरान के राष्ट्रपति का क्रैश नहीं होता, वो जाउलक का भी क्रैश हो जाता है, वो किसी का भी क्रैश हो जाता है। और ये बात जो है, माफ करना मैं नाम नहीं कहूंगा कि हेलीकॉप्टर किस किस के क्रैश हो जाते हैं, यानी अगर आप अंतरराष्ट्रीय मामलों को सुलट कर नहीं चलते हैं तो आप हवा में ही उड़ते हैं और हवा सब तो उनके कंट्रोल में होती हैं चीजें। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको पब्लिक आज भी नहीं मानेगी, कल भी नहीं मानेगी। मैं अपनी पॉलिटिशियन से इस मुद्दे पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जीतना नहीं चाहती थी। जो आपसे बातचीत हुई थी उसमें कोई दम मतलब दम तो मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट पे शायद कोई बात हो गई होगी। और ये बात हमने अपने प्रोग्राम में पिछले दिनों दिखा दी थी कि रशियन जो सरकारी वेबसाइट है, अगर वो ये कह रही है कि अमेरिका भारी तौर पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, छुपा हुआ हाथ जो है भारत के चुनाव में है, ये मैं और आप नहीं कह रहे थे, ये रशिया ने बाकायदा अपनी सरकारी साइट पर एक डिजाइन करके दिखाया था। तो सवाल ये उठता है विनीता जी, अगर वो इतना बड़ा स्कैम बता रहे थे कि जो है भारत के चुनाव में हो रहा है, तो आप मान के चले विनीता जी, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये जो है मतलब अपनी मर्जी से चुपचाप जाके इतनी बड़ी बातें कहने लगे हैं, वाह वाह सब कुछ सरेंडर, आप कुछ भी ना दो तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई कुछ दोगे तो भी हम साथ खड़े हैं। ये सब इतना आसान नहीं होता, ये पब्लिक चॉइस नहीं होती है, ये नेता की अपनी चॉइसें नहीं होती हैं। मगर हम डिप्लोमेसी पर डिस्कस ही नहीं करते, हम गलियों की बात करते हैं, मोहल्लों की बात करते हैं। गली मोहल्लों की बात में भी आ जाता हूं आपके तौर पर कि क्या हो सकता था और जो नहीं किया गया। बड़ी सीधी सी बात है, क्या जो डील, विनीता जी, जो डील जो है, जो बिना डील के मोदी जी के साथ चले गए हैं, आप अगर ये चाहते थे कि भाई अगर वाकई कोई बात तय नहीं होती है तो आपको मोदी जी को हटाना ही हटाना है, ताकि डेमोक्रेसी भी बचानी है, संविधान भी बचाना है, आपको क्या तकलीफ थी? आप तो किसी को भी, अगर नीतीश कुमार को पहले भी प्रधानमंत्री पद देने के लिए तैयार थे, इस बार नायडू को दे देते, मोदी कभी भी सरकार नहीं बना पाता। मगर आप ऐसा करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि आप भी इस मिलीभगत में शामिल हैं। बड़ी सीधी बात यह है, यहाँ जब तक सिस्टम तय नहीं हो जाएंगे, नीतीश भाई कुमार मेरा एक सवाल है, अगर अमेरिका ये तय कर रहा है कि हमारे देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये पूरा तामझाम जो हुआ है और जिस तरह से गठबंधन को लेकर के अब एनडीए तैयार होकर के सरकार बनाने की कवायद कर रहा है, इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि फिर ये सब क्यों, ये किस लिए, ये किस आधार पे, इसके क्या हाशिए, क्या अंजाम है? बताता हूँ। देखिए, मोदी जी ने
ये एक ऐसा नहीं होता कि कोई भी जाके आप डील कर लोगे, मैं जाके कहूँ लाइए आओ जी बैठिए पेंटागन के मैं आंगन में जाके बैठ जाऊँ जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, चलो भाई मुझे बना दो प्रधानमंत्री। ऐसे थोड़ी होता है। आपकी जमीन पे क्या पहचान है, आप कितने नजदीक हैं सत्ता के जीतने के। हल्के फुल्के मैनिपुलेशन ही तो होते हैं, ये थोड़ी होता है कि आपने आपको साइन करके दे दिया उन्होंने चिट्ठी, जाओ जी कल से आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घोषित हो गए, ऐसा नहीं होता है। अब बात यह है कि जनता में आप कम काम कर रहे हैं, दूसरा ज्यादा काम कर रहा है, वो जनता को कैसे, देखिए एक बड़ी छोटी बातें हैं। आज के भाषाएं बदल ली है, चीजें मोदी जी की बदली बदली नजर आ रही है। यहाँ पर जो चीजें मैं छोटी बताना चाहता हूँ वो क्या है, जब किसी भी देश के अंदर कोई अंतरराष्ट्रीय डील की जाती है, जैसे हमने अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट साइन किया है, कहीं हथियारों की डील भी साइन की है। बेका एग्रीमेंट क्या है, जब भी अमेरिका इस इलाके में आएगा और उसे कहीं जरूरत होगी तो भारत के किसी भी फौजी अड्डे का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ से वो तेल भी लेगा और उनके फौजियों का खर्चा भी भारत को ही उठाना पड़ सकता है। भारत अगर अमेरिका में जाके, अमेरिका के पार कोई है नहीं कि हम लड़ने जाएंगे और अमेरिका के पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां करना, वहां जाने का कोई लॉजिक नहीं है। पर आपको बहकाने के लिए लिख दिया कि भाई जब आप अमेरिका आओगे अपनी फौज लेके और अमेरिका के परे समंदर में कहीं आपको हमला करना होगा तो आप भी अमेरिका के अड्डे यूज कर लेना। तो ये तो मतलब जो है कुल मिलाकर, अगर ये डील जब होती है ना, कैसे होती है ये डील, ऐसे होती है कि विपक्ष को और जी उस वक्त सत्ताधारी पार्टियों को बिठाकर बात की जाती है, डिप्लोमेट्स बात करते हैं और दोनों जितनी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी जिनकी आने या जाने की संभावना होती है, उनसे डील फाइनल की जाती है कि इस पे आप लोगों को तो आपत्ति नहीं है, आप लोगों को तो आपत्ति नहीं है। अगर किसी को भी आपत्ति नहीं है तो इंटरनेशनल डील हो जाती है, उस वक्त प्रधानमंत्री ए साइड का हो या बी साइड का हो। तो मगर पिछले 10 सालों में मोदी की जो कार्यशैली रही है, उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस या डील्स, इसमें जो है ना नेता विपक्ष का कोई था ही नहीं, विपक्ष निहायत कमजोर लंगड़ा लूला था, तो उन्होंने उनको औकात देने की जरूरत भी नहीं समझी और लोगों ने अपनी औकात मानी भी नहीं है। तो एक तरफा अपनी तरफ से वो जो उन्हें फाइनल करना था वो करते चले गए। सवाल ये उठता है कि जब आप कोई अमेरिका बार बार जाते थे ना, राहुल गांधी भी कौन सा वहां पान चीरने जाते थे, उनकी खाला बैठी थी क्या अमेरिका के अंदर। और ये सब जो है आप कहते हैं कि आप वर्ल्ड पावर हो गए हैं, आपके तमाम फैसले आप खुद ही कहते हैं कि फला देश नहीं चाह रहा है, दूसरा देश नहीं चाह रहा, तीसरा देश नहीं चाह रहा। मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री को मान लेना चाहिए अपनी जनता को, इतना बेवकूफ। मैं नई सरकार और सिस्टम से, मैं कांग्रेस से भी इस पे बात करूंगा मिता जी, पहले मैं नई सरकार और सिस्टम से एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम मेरे देश को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना, जो है थोड़ा सा मतलब कम कर दें, इन्हें थोड़ा सा अकल की तरफ आने दें। आपके सामने नहीं, आपके बाद तो कम से कम इंसानों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं और आने के बाद ये दुनिया में समझें कि किस तरीके से चलता है। और वाकई अगर आप देश का भला चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू, मैं जानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपने स्टेट में अपना भला चाहेंगे और साउथ इंडिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार को वाकई कुछ नहीं चाहिए, अब उन्हें प्रधानमंत्री के ज्यादा से ज्यादा जरूरी है लालू परिवार से, जो है लालू परिवार से ज्यादा जो है वो अब अपनी अपनी दुश्मनी निकाले, उनको नीचा दिखाए, अपनी ताकत को बनाए रखें, वो खुश रहें, बिहार में मस्त है। केंद्र सरकार जो है अभी 12 तारीख को शायद चंद्रबाबू नायडू भी एज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री है ही। अगर वो केंद्र में भी आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि सब ये अपनी अपनी जगह मस्त हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है। परवाह होनी थी किस विपक्ष को, ये तो एनडीए के हिस्सा था ही ना। अगर ये जो खास तौर से लीड कौन कर रहा था, अब एनडीए इंडिया को लीड कर रहे थे कांग्रेस। कांग्रेस ने कोई एफर्ट्स नहीं किया वही भाई, सरकार मेरा एक बड़ा सवाल है, गठाओ। कांग्रेस पहले यूपीए सरकार में इतना लंबा वक्त सत्ता पर रह चुकी है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी डील्स हैं, जो भी इनके आपस में करार हो रहे हैं, इन सब पर क्या कांग्रेस के लिए कोई चीज नई नवेली होती? ऐसा क्यों कि अमेरिका की पहली पसंद इसमें मोदी हो गए? बताता हूं, देखिए मनमोहन सिंह सरकार ने, याद करेगा तमाम देश याद करे मैं जो कहने जा रहा हूं, मनमोहन सिंह सरकार ने बैंक खाते खोलने की बात मनमोहन ने की। ये आपका जो कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका आधार कार्ड जिसका नाम दिया गया, ये शुरुआत किसने की? मनमोहन सिंह ने की। फूड सिक्योरिटी की का मुद्दा कौन लेके आए? मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस सरकार लेके आई। ये एक जितने भी चीजें थे
और सिलिंग एक्ट लाने का प्लान भी, हटाने का प्लान भी जो है कांग्रेस का था। ये तमाम चीजें और पीपीपी मोड पे विदेशी पार्टनरशिप है, खुली एफडीआई, ये जितनी बातें मोदी जी 10 साल में कर रहे हैं ना, सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने इन सब बातों का घोर विरोध किया था और देश विरोधी कांग्रेस को बताया था इन सब चीजों का नाम लेके कि ये नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी लीक हो जाएगी, फला हो जाएगा, ढिका हो जाएगा। और मोदी जी ने आकर बहुत अच्छे बच्चे की तरह कांग्रेस के सारे काम फिनिश किए और वो क्रेडिट अपने नाम लेते गए और क्रेडिट अपने नाम लेने पर जनता उनको जो है मतलब वाह वाह करती गई। फर्क कहाँ आता है विनीता जी, जो आप समझना चाह रही हैं कि हो क्या रहा है? ये एक बात हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, जिसको कांग्रेसियों ध्यान से सुनना मेरी बात। और मैं फिर तुम्हें देश के गद्दार कहने से ना चूकूंगा नहीं, बड़ी सीधी बात है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। मोदी जी ने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है कि उन्होंने जो भी कहा, तुम्हारे शुरू किए गए तमाम काम को फिनिश किया, उन्हें अपना साबित करने के लिए मीडिया का बाकायदा इस्तेमाल किया और जो भारतीय जनमानस है उनके माइंड सेट को कैप्चर किया और अपने तरीके से जो वो समझाना चाहते थे हर बात को वैसे समझाया, जो मीडिया के बगैर संभव नहीं था। उन्होंने मीडिया को अपने पार्टनर्स के साथ या माफ कीजिएगा अपने उद्योगपतियों के साथ, जिनके साथ भी जो है उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया। मीडिया का ही नतीजा है जो अपने आप को पीएचडी भी लिख देते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर्स लिख रहे हैं, इंजीनियर लिख रहे हैं, कहीं तो आईएएस पीसीएस भी लिख रहे हैं। वो सारे लोग अगर उनके आप अकल का टेस्ट लोगे ना, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात पूछोगे तो वो सिर्फ जो है मिथ्यावादी नजर आएंगे, अकल से दूर नहीं, लाखों किलोमीटर दूर। मुझे तो ऐसे लोगों में बहुत सारे जो आदिवासी रहते हैं ना जंगल में उधर अफ्रीका में, ये उनसे कहीं ज्यादा अकलमंद नजर आते हैं। इस तरह के लोग पैदा कर दिए 10 साल के अंदर, जहन को इतना कैप्चर कर दिया। ऐसे झूठ बोले किसी से अरे नहीं नहीं बात लगता तो यार ऐसे ही, अरे बेवकूफ हो गए हो तुम लोग, तुमको जो है एक माइंड सेट जो है सुनने को दिया गया और तुमने मान लिया। ठीक है, तुम समर्थन किसी का भी करो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर सच को तो सच मानो ना। मगर ये सच को, झूठ को सच में तब्दील करने का काम मीडिया करता है और मीडिया कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस को पूरा यकीन ये है कि जब अंतरराष्ट्रीय लॉबी चाहेगी कि हमें सत्ता में लाया जाए तो वो किसी ना किसी तरीके से ले आएगी। हम जनता के दरवाजे पर भी क्यों मांगे, हम संगठन क्यों बनाएं, हम लोगों को क्यों मनाएं, मीडिया पर भारियों को और मीडिया संस्थान को हम भाव क्यों दे, हमारे तो वो कुत्ते हैं। सुनिए का पूरी बात, और कांग्रेसियों तुम भी सुन लो ये बात, विनीता जी सुन लो, सही बता रहा हूं आपको, ये कांग्रेसियों तुम भी सुन लो, मैं तो तुम्हारे दरवाजे पे भीख भाग मांगने ना कभी आया ना कभी आऊंगा। सुन लो मेरी बात, तुम लोग जो है इस देश की जनता को भी मूर्ख समझते हो, मीडिया के लोगों को भी मूर्ख तुम बनने का मौका दे रहे हो, क्योंकि मीडिया के लोगों को भी अगर काम करना है ना तो उन्हें भी बेचारों को कम से कम रोटी तो खानी होती है। वो लॉबिंग तुम्हारे लिए करते हैं, जनता को, देश को आगे करने की कोशिश करते हैं और टुकड़े कहीं और कमा के लाते हैं। तुम बेसिकली सिर्फ जनता के ही गद्दार नहीं हो, तुम मीडिया के भी गद्दार हो, तुम देश के भी गद्दार हो, क्योंकि तुम जानते थे तुम सत्ता बना सकते थे और तुमने नहीं बनाई है। और इस ढोंग करने की जरूरत नहीं है, अगली बार भी तुम्हें इतना एक्सपोज करूंगा कि तुम्हारे नंगा कर दूंगा, तुम्हारे तन पे कच्छा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और मैं आज से बीड़ा उठाता हूं कांग्रेस को कि तुम जो है देश के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है भाई, वाहिद भाई आप फिर भावनाओं में शब्दों, भावनाओं की बात नहीं भाई, मेरा देश के, देखिए माफ करना, मैं जब किसी देश दूसरे देश में जाता हूं और मैं देखता हूं अपने बारे में हमारे क्या विचार है, हमारे तो किसी भी, आप आईएएस पीसीएस बड़े प्रोफेसर को उठा लीजिए, वो कहेगा हम बन गए विश्वगुरु। अब मैं सवाल करता हूं विश्वगुरु किस तरीके से बन गए भाई? तुमने ऐसी कौन सी चीज अपने देश में, माफ करना, वो विश्व पावर। यहाँ ये है जो कांग्रेस में राहुल गांधी समझ रहा है, जो बीजेपी में मोदी समझ रहा है, कुल मिलाकर के वो जनता समझ रही है कि नहीं? अगर अंतरराष्ट्रीय ताकत है, कोई बड़े जनता नहीं समझ रही है, तो जनता नहीं समझ रही। विनीता जी मैं एक बात कहता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं, अमेरिका को मैं एक डूबते हुए जहाज की तरफ देख रहा हूं, अमेरिका लॉबी को डूबते हुए जहाज की तौर पर देख रहा हूं, अमेरिकन करेंसी और उनके साथ कोलिशन हुई चीजों को एक डूबते हुए, जिस निश्चित रूप से 2014 में प्रधानमंत्री जी के नाम लेकर जो लिखा था ना कि ब्रिक्स आगे आएगा और चीजें ऐसे होंगे, कहां युद्ध होंगे, वो सब एज इट इज हो रहा है, एक लकीर भी कोई मिटा नहीं सकता। इवन मैंने जितनी बातें की थी वो सारी आज जमीन पर हैं और आगे जो कह रहा हूं वो भी आपको होते हुए, तो मुझे गालियां दे सकते हो, नकार सकते हो, क्योंकि
क्योंकि वो तुम्हारी कुल मिला के अकल का तुम्हारा पैरामीटर ही इतना है ना, तुम वो बातें समझ जानते ना कुल समझते। मिला के लोगों को अपनी सोच को बड़ा करना होगा। देश के अंदर पार्टी कौन जीत रही है इससे पहले ये समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका भारत किसी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है कि नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके क्या असर होने वाले हैं। मैं एक बात, मैं विनीता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है शायद ये बात, अगर देखिए जो सत्ता में लोग आए हैं, खास तौर से नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू नायडू, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो समझ लीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और जो 1975 के बाद 76 के बाद जिस तरीके से देश में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बाद हमारी करेंसी अप हुई थी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा था और हम खुशहाल हो गए थे अचानक, ये सब इंडस्ट्री नोएडा, गुड़गांव सब उसी की पैदावार है जो आज जिनका नाम आप लेते हो। तो कुल मिलाकर अगर आप विदेशी कंपनियों को पूरे के पूरे देश में सिर्फ दास पैदा करने के लिए एफडीआई लेते रहेंगे और हमारी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट लेवल की नहीं बनाओगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट में आप लोग लिख के देते हो ना, वो आपके पत्रकार, आपके प्रोफेसर, आपके जेएनयू, आपके लोग ना जानते हो, मैं तो जानता हूं ना, तुम लिख के देते हो उन कंपनियों को कि हम तुम्हें एनवायरमेंट, सुनिए मेरी बात, एनवायरमेंट बिल्ड करके देंगे अपने देश में। आप इसका मतलब जानता हूं, ये नहीं जानते, मैं जानता हूं कि तुम अपनी देश की जनता को बकरा बना के उनके पैर बांध के सरकारी कंपनियों को दोगे, ताकि आप जो देश के उद्योग होंगे वो टैक्सेशन पार पा नहीं पाएंगे, और उनके लिए एनवायरमेंट दोगे, वो देश को लूट के ले जाते रहेंगे, देश दास बनता रहेगा। अगर इस देश को दासवाद से नहीं निकालोगे तो मैं जिंदा बचूं या ना बचूं, तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट के नाम पर इस दुनिया में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसमें ये देश भी पार्टी हैं, ये समझने की इन लोगों को जरूरत है। और यहाँ पर अगर वाकई में राहुल गांधी ये जानते थे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ये अभी उनकी चॉइस है, तो यहाँ विनीता पर जी, क्या मैं रोकता हूँ, एक आपके खत्म करने से पहले रोकना चाहता हूँ जो आपके इस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ चीजें अभी बहुत रह गई हैं। वो जानते नहीं थे, मानते भी थे, इसीलिए जो है उन्होंने ना मीडिया पे इन्वेस्टमेंट किया, ना जो है चवन्नी किसी को उन्होंने टेरी है, ना ही उन्होंने लॉबिंग की है, ना ही अपने संगठन के लोगों को पैसा खर्च किया है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं और मिस्टर राहुल गांधी हम भी जानते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सेकंड लार्जेस्ट किसी देश की होती है तो उनके लिए पैसा बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो जिसको फोन कर देते आ जाते। एक एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ने वाला अपने एरिया के छोटे मोटे उद्योगपतियों से करोड़ 2 करोड़ रुपए उनके घर देने आ जाते हैं। ये धंधे मतलब जनता नहीं जानती, वो अलग बात है, हम अच्छे से जानते हैं। तो राहुल बाबू हमें बेवकूफ मत समझो, वो अलग बात है कि तुम जनता को बेवकूफ समझते हो और तुम्हारी तमाम पार्टी जो है देश के लिए काम नहीं करना चाहती, देश का बेवकूफ बनाना चाहती है। ठीक भाई, कुल मिलाकर राहुल गांधी को ये मालूम भी था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जनता जो आपको विश्वास करती है, जिसको आप और दूसरे भाषणों का अमली जामा पहनाकर अपने हिस्से में लेकर आते हैं, कम से कम आपको ये सच उनके सामने रखना चाहिए। नहीं रख रहे हैं तो इस वीडियो से तो आपको पता लग ही जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर अमेरिका की मानकर चुप हो गए तो क्यों। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और